तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 4 भारत के विदेशी संबंध। इसकी पिछली वीडियो में हमने समझा था कि भारत के और चीन के बीच किस प्रकार से आपसी संबंध थे और तिब्बत को लेकर कैसे एक दूसरे के युद्ध छिड़ गया और कैसे इनके संबंध बिगड़ गए थे। जो सब कुछ चूँकि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। तो फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से शांति और युद्ध का परिचय दिया है। तो देखिए, कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। क्या हुआ था? जो कश्मीर मसले को लेकर के पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। और 1947 में ही कश्मीर ने भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था और बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप ले सका। यह मसला सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रह गया था। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिला अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवार के साथ वापस लौटाया जा सके। और विश्व बैंक के मध्यस्थल से चीन जल में हिस्सेदारी को लेकर के चला आ रहा था। एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया था। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक अमल होता रहा। दोनों देशों के 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष भी शुरू हुए। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और 1965 के पहले पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रण में सैनिक हमला बोला था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उनके अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया गया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले के लिए आदेश दिए और दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर की नजदीक तरफ पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप से इस लड़ाई को अंत किया और बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में तस्कान समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध ने भारत की कठिन आर्थिक और स्थिति पर और ज़्यादा बोझ पड़ा। भारत की कठिन स्थिति पर काफ़ी बोझ पड़ा था इस युद्ध के दौरान। बांग्लादेश युद्ध और 1971। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा था। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फकार अली भट्टो की पार्टी पश्चिम पाकिस्तान में विजय रही, जबकि मुर्जी रूहान की पार्टी अवामी लीग से पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कायम हासिल हुई। पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं के हाथों में अपने साथ कुछ दोहरे दर्ज के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया और पाकिस्तान के शासन इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्फ ढाले शुरू किए। पंजाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपनी इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्व पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाके में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्त संग्राम को नैतिक
समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद दी और 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंध को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इसमें एशिया सत्ता समीकरण नया रूप ले रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 की जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया और अमेरिकी पाकिस्तान चीन की धुरीबंदी देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए और संधि ने भारत को इस बात का आत्मविश्वास मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। अगर भारत पर हमला होगा तो सोवियत संघ उसकी मदद करेगा। महीनों राजनीतिक तनाव और सैन्य तनाव के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उनकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिम और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान से तेजी से आगे बढ़ी। इस दिनों में अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में और 7 भारतीय ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। आखिरकार मतलब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल कर ली और बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ और उस पर 10 हस्ताक्षर हुए, दस्तखत हुए और इससे अगम की बहाल हुई। मतलब फिर आखिरकार पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर ही दिया 3 जुलाई 1972 को। अगला टॉपिक है हमारा, भारत की परमाणु नीति क्या थी। इस दौर की एक खास बात थी कि भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया था। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और पुस्तकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु परिक्रम भी था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमो जहांगीर भाभा के निर्देशक में हो चुकी थी और भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे और उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जोर दिया था। बहरहाल परमाणु उद्योग में बढ़ोतरी होती रही और साम्यवादी शासन वाली चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अविश्वास संधि को थोपना चाहा, लेकिन भारत हमेशा इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल में ही अपनी नीति के प्रतीक संकल्प रहेंगे। मतलब जो नेहरू चाहते थे कि हम अपना परीक्षण करेंगे तो शांतिपूर्ण स्थिति में ही करेंगे, कोई हल्ला बल्ला नहीं हुआ। तो जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था और 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों के तेल के दामों में भी भारी वृद्धि हो रही थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया था और भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसा कि आप 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे, इस वक्त देश में कई आंदोलन भी चल रहे थे। इसी समय देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई थी। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद जरूर थे, लेकिन भारतीय राजनीति के विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति थी। इस कारण हम देखते हैं कि 1962-1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और उसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई तो विदेश नीति
की भूमिका पार्टी राजनीति में बड़ी सीमित रही। तो विदेश नीति की वो पार्टी भूमिका राजनीति में बड़ी सीमित रही। मतलब 1962 और 71 के बीच में जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया, इसके बाद भारत के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने अब सरकार बनाई, तो विदेश नीति की भूमिका भी निभाई पार्टी में, राजनीतिक में बड़ी सीमित भी रही।